का जो अपना टॉपिक है बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट भी है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। जब आप कॉलेज पास करने के बाद कोर सेक्टर में जाओगे, स्टील प्लांट में जाओगे, पावर सेक्टर में जाओगे, तो आप देखोगे कि देयर वी हैव अ चैलेंज दैट वी हैव टू जज दैट विच मेटल कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल ऑक्साइड्स। तब हमें ये एलिंगम डायग्राम से सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन अभी तो सबसे पहले हमें इसमें मार्क्स लाने हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो ये टॉपिक मेटलर्जी चैप्टर 6 क्लास 12 का है। मैंने बताया था कि मेटलर्जी बहुत ही इजी टॉपिक है, चैप्टर है, जिसे मैक्सिमम बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो सारे बच्चे सॉल्व कर ले रहे हैं तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सारे बच्चे तो एक लेवल पे ही आ गए हैं। तब आता है एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम इज अ डिमांडिंग टॉपिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे इसके क्वेश्चन नहीं होते और जो इसके क्वेश्चंस कर लेता है वो आगे निकल जाता है, उसकी रैंक इंप्रूव हो जाती है। तो अपना टारगेट होना चाहिए कि हम एलिंगम डायग्राम के क्वेश्चंस कर ले। अब एलिंगम डायग्राम के क्वेश्चंस हमसे नहीं होते हैं क्योंकि हमने या तो उसे पहले नेग्लेक्ट कर रखा होता है या फिर हमने उसके क्वेश्चंस देखे ही नहीं, थोड़ा लाइट ले लिया। इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो हमें थोड़ा सा फोकस करके इसके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को देखना पड़ता है। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं होते थे, वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया इससे, जनरली ऑल्टरनेट आ रहा है, तो आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसा कैसे? तो इस लेसन में हम देखेंगे कि एलिंगम डायग्राम के पीछे का लॉजिक क्या है। सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद लास्ट में हम उसे अप्लाई करेंगे ऑन दी क्वेश्चंस, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन नहीं किया तो हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या सीखा है। और एक बार अपने से जब क्वेश्चन हो जाता है तब हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। केमिस्ट्री में खास करके मेंस हो, नीट हो, दोनों में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी लेवल ही होता है और एडवांस में भी एलिंगम डायग्राम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हम उन सब क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और जब आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने एलिंगम डायग्राम सीख लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले तो आपको सबसे पहला इक्वेशन जो सामने दिख रहा है वो है 11th का गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, दैट इज योर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर इसमें हम डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करें तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसका स्लोप होगा माइनस डेल्टा एस। तो एलिंगम डायग्राम डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर का ही ग्राफ है। आप इसमें देख सकते हो बहुत सारे लाइंस दिख रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शंस है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही इजी टाइप का है, आप बस ध्यान से सुनते रहो। तो देखो ये जो भी ग्राफ बनाए गए हैं दैट इज फॉर ऑक्सीडेशन। हमने मेटल को ऑक्सीडाइज किया है, हम कंपेयर कर सके इसलिए हमने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज किया है सारे रिएक्शंस में। और वी कैन से दैट दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। अब इधर देखो, अगर डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स से कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है अगर उसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। ठीक है ना? तो अब चलो, अब देखो ये ग्राफ देख करके कुछ तुम्हारे मन में आ सकता है कि इसमें बहुत अलग तरह की चीजें भी है। जैसे कुछ लाइंस आर मूविंग अपवर्ड, बहुत सारी लाइन, मैक्सिमम लाइंस आर गोइंग अपवर्ड, लेकिन कुछ लाइन क्या है, जैसे ये CO का लाइन ये नीचे आ रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि कुछ लाइन ऐसे जाकर के बेंड हो जा रही है, तो वो क्यों हो गया? और ऊपर से तो ये देखो CO2 का लाइन ये तो सीधा है, तो ये सब कैसे है? तो हमें यही सारे चीज जो है इन सबको सीखना है। तो सबसे पहले देखते हैं स्लोप इसका क्या है, माइनस डेल्टा एस। तो स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव आएगा, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे देखो ये रिएक्शन अपने पास कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस एंड CO गैस,
On reactant side, we are having 1 mole of O2 and on product side, we are having 2 moles of CO. That means what? एक गैसियस मोल से 2 गैसियस मोल हो गए तो एंट्रोपी क्या हो गया? बढ़ गया. That means डेल्टा S is पॉजिटिव. और डेल्टा S अगर पॉजिटिव हुआ तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि माइनस डेल्टा S स्लोप था तो स्लोप नेगेटिव, मतलब ग्राफ किधर जाएगा? नीचे. तो CO का लाइन इसलिए नीचे आया था. इसमें देखो रिएक्टेंट साइड में 1 मोल गैस है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 मोल गैस है, तो एंट्रोपी चेंज इज नेग्लिजिबल. तो इसमें जो लाइन आएगा वो क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल. इसलिए CO2 का लाइन हॉरिजॉन्टल था. ठीक. अब देखो बहुत सारे लाइंस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स देयर स्लोप इज पॉजिटिव. स्लोप इज पॉजिटिव मतलब डेल्टा S की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब एंट्रोपी घट रही थी. तो ये हम देख सकते हैं. देखो जैसे कॉपर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड भी सॉलिड है. तो ऑन रिएक्टेंट साइड वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ गैस, on product side we are having solid. That means entropy is decreasing. तो entropy decrease हुआ तो delta S negative, slope is positive. तो हमें समझ में आ गया कौन सा लाइन ऊपर है, कौन सा लाइन नीचे जा रहा है और CO2 का लाइन हॉरिजॉन्टल क्यों है. ठीक है. अब देखो, अब और भी हमें कुछ चीजें समझनी है. जैसे अगर तुम टेम्परेचर कम करोगे, मतलब इधर अगर मूव करोगे तो डेल्टा G की वैल्यू इज डिक्रीजिंग. डेल्टा G की वैल्यू इज डिक्रीजिंग. ठीक है ना. ये हम कैसे बता सकते हैं? तो देखो अगर टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया तो T डेल्टा S क्या होगा? डिक्रीज करेगा. ठीक है. डेल्टा S जनरली डोंट चेंज विथ टेम्परेचर, तो सब कुछ T पे डिपेंड करेगा. तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो T डेल्टा S भी डिक्रीज होगा. तो डेल्टा G क्या हो गया? नेगेटिव. अच्छा, ये सारे रिएक्शंस ऑक्सीडेशन के हैं, तुम कंबशन भी बोल सकते हो, इसलिए दे आर एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव. अब देखो इस इक्वेशन से मान लेते हैं कि डेल्टा H नेगेटिव है, -1000 है और T डेल्टा S की वैल्यू 300 है, तो डेल्टा G कितना आएगा? -700. अब तुमने टेम्परेचर -700 मतलब समवट हियर. अब तुमने टेम्परेचर कम कर दिया तो T डेल्टा S की वैल्यू कम हो गई, वो 200 हो गया. डेल्टा H अभी भी -1000 है, तो अब डेल्टा G की वैल्यू कितनी आएगी? -800. तो तुम देख सकते हो कि टेम्परेचर कम करने से T डेल्टा S कम हो गया और डेल्टा G की वैल्यू घट गई. ठीक है ना. तो ये ग्राफ ऐसे नीचे. तो इसका उल्टा भी बोल सकते हो ना कि अगर टेम्परेचर मान लो हमने बढ़ाया तो डेल्टा G की वैल्यू बढ़ जाएगी. और मान लो अगर ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव में चली गई, देखो इसके बाद क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. अगर मान लो पॉजिटिव में चली गई तो हमें पता है कि अगर डेल्टा G पॉजिटिव है मतलब वो रिएक्शन नहीं होगा. मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे सारे ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, ऑक्साइड नहीं बनेगा. दैट मीन्स व्हाट? ऑक्साइड विल डिकम्पोज. तो अगर डेल्टा G पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा एंड ऑक्साइड विल डिकम्पोज टू गिव मेटल्स, जो कि होता है Ag और कॉपर के केस में. जैसे ये क्यूप्रस ऑक्साइड में और टेम्परेचर बढ़ाए ना तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा टू गिव कॉपर. समझ में आ गया? अब देखो यहां आ जाओ. अब देखो इसमें हमें क्या देखना है पता है कि कुछ तो पहले के पॉइंट है. जैसे देखो ये कि डेल्टा G नेगेटिव है तो रिएक्शन होगा. ठीक है. एक और यहाँ पे है, ये भी इक्वेशन हमने 11th में पढ़ रखा है, दैट इज योर डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू -RT/ln K एट इक्विलिब्रियम. तो इस एलिंगम डायग्राम में प्री अज्यूम्ड रहता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर एट इक्विलिब्रियम. ठीक. अब इस स्लाइड से हमें यह जानना है कि कौन सा मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, मतलब कि मैग्नीशियम क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं, जिंक क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं, हमें यह देखना है. तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स कपलिंग. ठीक है. जैसे मान लो हमने क्यूप्रस ऑक्साइड का रिएक्शन लिख लिया और CO का रिएक्शन लिख लिया. क्यूप्रस ऑक्साइड का मान लो हमने डेल्टा G नॉट मान लिया -200 और CO का हमने मान लो -500 मान लिया. ठीक है ना. तो अब देखो कि दोनों ऑक्सीडेशन हो रहा है दोनों में. ठीक है. अब हमें ऐसा बोलना है कि कार्बन कैन रिड्यूस Cu2O टू कॉपर.
एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज टू CO। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस करना है, दैट मीन्स विल रिवर्स द रिएक्शन। रिवर्स कर लो, तो रिवर्स करने से डेल्टा G0 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाएगा ना, तो -200 से +200। अब क्या, ऐड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकंड थर्ड इक्वेशन को अगर ऐड कर दे तो हमें ये मिल जाए। अब देखो इसके अकॉर्डिंग है क्या कि कार्बन कैन रिड्यूस CU2O टू गिव CO एंड कॉपर। CU2O रिड्यूस हो गया कॉपर में। अब ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, तो ये हमें कैसा पता चलेगा, बाय डेल्टा G0, जिसकी वैल्यू क्या है, -300। दोनों रिएक्शन ऐड किया तो डेल्टा G0 भी ऐड हो जाएगी और डेल्टा G0 नेट की वैल्यू आएगी -300 विच इज नेगेटिव। सो ये रिएक्शन हो जाएगा, मतलब कार्बन क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। अगर इस रिएक्शन का मान लो डेल्टा G0 300 आता तो +300, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, मतलब इसका रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब क्या, कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड को, सुनो, कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस कर देता। ठीक है, तो देखो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं पता है, कि जिसका भी डेल्टा G, देखो यहां पे, जिसका भी डेल्टा G0 फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव है वो उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है जिसका डेल्टा G0 कम नेगेटिव है। ठीक है, जिसका डेल्टा G0 ज्यादा नेगेटिव है वो उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है जिसका डेल्टा G0 कम नेगेटिव है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो नीचे वाला लाइन है वो ऊपर वाले लाइन को रिड्यूस कर सकता है। मतलब मैग्नीशियम क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, जिंक क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। ठीक है ना, मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो जो नीचे वाला लाइन है वो ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। अब देखो ऐसा बोलने में क्या बोल दिया, बट लिखने में ऊपर नीचे थोड़ी लिखेंगे, तो क्या होगा, उधर अपने को टेक्निकल यूज करना पड़ेगा। तो कैसे, विल राइट दैट फॉर्मेशन ऑफ MgO इज हैविंग मोर नेगेटिव डेल्टा G0 फॉर्मेशन, सो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 to aluminium and itself oxidize to MgO। ठीक है, मतलब जिसका डेल्टा G0 फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव है वो कम डेल्टा G0 फॉर्मेशन वाले को रिड्यूस कर सकता है, कम नेगेटिव वाले को। समझ में आ गया, तो कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। तो देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, ये इंटरसेक्शन लाइन तक, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन लाइन तक मतलब तुम बोल सकते हो टिल 1400 केल्विन मैग्नीशियम का लाइन नीचे है, तो मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 टू एल्यूमिनियम एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। लेकिन 1400 के बाद, 1400 डिग्री सेल्सियस के बाद मैग्नीशियम का लाइन चला गया ऊपर, एल्यूमिनियम का लाइन आ गया नीचे, दैट मीन्स एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस MgO। तो दोनों एक दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं, बट टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, यहां पे देखो हम ये भी बता सकते हैं कि जिसका डेल्टा G0 फॉर्मेशन कम नेगेटिव है, जैसे कॉपर, वो ऑक्साइड स्टेबल नहीं है, उसको हम इजिली रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, नीचे वाला लाइन ऊपर वाले लाइन को रिड्यूस कर सकता है। अगर हमें प्रूफ करना है तो हम ऐसे प्रूफ कर लेंगे। ठीक है ना, प्रूव कर लेना। चलो इसके बाद नेक्स्ट, इस स्लाइड से हमें पता करना है कि ये लाइन बेंड क्यों हो रहा है। ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन था ना, बेंड क्यों होता है। और दूसरा हम ये भी बताएंगे कि ये इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। जैसे इससे पहले आपने देखा था कि जो नेट रिएक्शन था, कपलिंग रिएक्शन, उसमें डेल्टा G0 की वैल्यू -300 आई, क्योंकि एक -500 था, एक 200 था। मान लो अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता तो डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी आती, 0। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहां पे डेल्टा G0 की वैल्यू फॉर द रेडॉक्स कपलिंग, दोनों को मिलाने के बाद क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि एक का प्लस समथिंग होगा और एक का माइनस समथिंग होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहां पे हमें ये भी जानना था कि बेंड क्यों हो रहा है। तो देखो इसको अगर हम डिटेल में घुसे तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हमें सिंपल रीजन देखना है तो ये है रीजन कि बेंडिंग is due to change in phase of metal और metal oxide। या तो मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, या फिर उसका ऑक्साइड MgO,
दोनों में से कोई एक बेंड हो जाए, मतलब दोनों में से किसी एक का फेज चेंज हो जाए तो बेंडिंग आ जाएगी ग्राफ में, ठीक है ना। सॉलिड से लिक्विड हो जाए या फिर लिक्विड से गैस हो जाए। क्यों? क्योंकि तब एंट्रोपी चेंज होगा, डेल्टा एस की वैल्यू बदल जाएगी एंड डेल्टा एस इज स्लोप। तो देखो ध्यान से सुनना ये बात कि जैसे देखो मैग्नीशियम पहले क्या था, सॉलिड था, ऑक्सीजन क्या था, गैस था, और ये भी क्या था, सॉलिड था। तो देखो सॉलिड से सॉलिड कन्वर्ट हुआ तो एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, इग्नोर। लेकिन गैस से सॉलिड, 1 मोल गैस से सॉलिड गया, दैट मीन्स एंट्रोपी हैज डिक्रीज, डेल्टा एस इज नेगेटिव, ठीक है ना। एंट्रोपी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो स्लोप क्या हुआ था, एंट्रोपी डिक्रीज होने से स्लोप बढ़ जाएगा। तो ग्राफ ऐसे जा रहा था, एंट्रोपी डिक्रीज हुआ, ठीक है ना, तो स्लोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो कि जैसे मान लो मेटल, ठीक है ना, मेटल मान लो यहां पे पहले सॉलिड है, तो वो सॉलिड में गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया मतलब लिक्विड हो गया, तो लिक्विड की कुछ एंट्रोपी होती है। अगर लिक्विड सॉलिड में गया तो फिर एंट्रोपी घटेगी, तो फिर स्लोप बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या बोला? कि पहले देखो यहां पे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, सुनना कि ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। तो 1 मोल ऑफ गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, सो एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, डेल्टा एस इज नेगेटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। सो ये ग्राफ, ठीक है। अब देखो पहले ये जिंक सॉलिड था, तो सॉलिड से सॉलिड बना, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मान लो बीच में जिंक लिक्विड हो गया, अराउंड टेम्परेचर, वी कैन से अराउंड टेम्परेचर ये 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग जिंक मान लो लिक्विड हो गया। अब लिक्विड की एंट्रोपी होती है, तो जिंक जो लिक्विड है 2 मोल्स ऑफ लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो एंट्रोपी और डिक्रीज हुई, एंट्रोपी डिक्रीज हुई मतलब क्या, स्लोप और पॉजिटिव हुआ, स्लोप और पॉजिटिव हुआ मतलब ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है ना। समझ में आ गया बेंड क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन फेज ऑफ मेटल और मेटल ऑक्साइड। चलो अब लिमिटेशन देखते हैं, लिमिटेशंस क्या है। तो जानते हो कि दिस इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स, दैट मींस व्हाट, इट जस्ट टेल अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन होगा कि नहीं, यस और नो, नॉट अबाउट द काइनेटिक्स, फास्ट होगा स्लो होगा इसके बारे में अपने को पता नहीं चलता। दूसरा डिमेरिट, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, प्री अज्यूम्ड फैक्ट दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब कॉपर, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो ये लिमिटेशंस हो गया। अच्छा और एक चीज हम देख सकते हैं कि जैसे देखो ऐसे बोला जाता है कि इस रिएक्शन में देखो कि कार्बन इज रिड्यूसिंग क्यूप्रस ऑक्साइड, तो कॉपर बना, कॉपर सॉलिड में बनेगा या फिर लिक्विड में बनेगा या फिर गैस में बनेगा, इससे ही फर्क पड़ता है। वी से दैट इफ द मेटल प्रोड्यूस्ड इज इन लिक्विड और गैसियस फेज, रिडक्शन इज इजियर, रिडक्शन इज इजियर। कैसे देखो, अगर मान लो जो सॉलिड बना है, ठीक है ना, वो लिक्विड या गैस में है, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ी मतलब डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो ये क्या हो रहा है, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विल डिक्रीज, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विल डिक्रीज मीन्स व्हाट, इट विल बी मोर नेगेटिव। अभी -300 है, ये और नेगेटिव होता, मतलब ये रिएक्शन और जल्दी हो जाता। This means if the metal produced is in liquid or gaseous phase, reduction is easier. ठीक है, समझ में आ गया। अब हम सारे पॉइंट को समराइज कर लेते हैं। तो यही था एलिंगम डायग्राम। देखो समराइजेशन, समरी करते हैं इसका पॉइंट का। तो क्या क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड के लिए रिएक्शन है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव फॉर मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। डेल्टा एस जल्दी नहीं बदलता, कब बदलता है, जब फेज चेंज होता है, जिसकी वजह से बेंड हो रहा था। जितना ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा, लोअर दी पोजीशन मतलब नीचे, नीचे में डेल्टा जी क्या था, मोर नेगेटिव, तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल होगा और उसको रिड्यूस करना उतना मुश्किल होगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड नीचे था तो इसको हम इजिली रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं,
आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन आयरन का ऑक्साइड ऊपर में था, दैट कैन बी इजिली रिड्यूस्ड बाय कार्बन, थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब यही है मेटलिक ऑक्साइड। तो देखो अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते लाइन बहुत ऊपर चली गई थी तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया था, पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स व्हाट, कि ऑक्साइड्स आर नॉट स्टेबल, दे विल ऑटोमेटिकली डिकम्पोज ऑन हीटिंग और दे कैन बी इजिली डिकम्पोज, ठीक है। कार्बन का ग्राफ देखते हैं, जो CO में कन्वर्सन था, CO का लाइन नीचे आ था, मतलब क्या CO का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव है मतलब क्या, CO स्टेबल है, दैट मीन्स व्हाट, कार्बन कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू CO, मतलब क्या, कार्बन एक्ट्स एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कार्बन उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि CO का फॉर्मेशन मोर नेगेटिव होता जाएगा। तो ये बोलता है कि आफ्टर 700 डिग्री सेल्सियस कार्बन बिकम्स मोर इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ CO इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि अगर हम दो, वही कंपेयर करने वाला, कि कंपेयर करेंगे तो नीचे वाला लाइन है और एक ऊपर वाला लाइन है, ठीक है ना। तो नीचे वाला लाइन कैन रिड्यूस ऊपर वाला लाइन, या फिर इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते थे कि जिसका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव है कैन रिड्यूस दैट ऑक्साइड विच इज हैविंग लेस नेगेटिव। मतलब किसी का -300 है, किसी का -500 है, तो -500 वाला -300 वाले को रिड्यूस कर सकता है। ग्रेटर द गैप इफेक्टिव इज द रिडक्शन, मतलब क्या, एक ऊपर वाला है जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड और एक एकदम नीचे वाला ले लिया जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम क्या होगा, इजिली क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इसका डेल्टा जी नॉट क्या है, बहुत ज्यादा नेगेटिव। तो इसका मान लो -1400 है और इसका -200 है, तो इसको रिवर्स करोगे तो ये +200 हो जाएगा और ये -1400, मतलब नेट आंसर कितना आएगा, -1200, ज्यादा नेगेटिव। दैट मीन्स व्हाट, रिएक्शन इज फेवर्ड। थर्माइट रिडक्शन, एल्यूमिनियम को जब हम रिडक्शन के लिए यूज करते हैं तब उसको हम थर्माइट रिडक्शन बोलते हैं। बिल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, ठीक है ना, उसमें यूज करते हैं इसको। इंटरसेक्शन लाइन, जहां पे आता है इंटरसेक्शन लाइन, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इक्विलिब्रियम होता है, वहां पे डेल्टा जी को हम क्या बोलते हैं, 0, ठीक। तो यही है समरी इसका, मतलब नीचे वाला लाइन ऊपर वाले को लाइन को रिड्यूस कर देता है। बेंड क्यों होता है, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है। जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इक्विलिब्रियम है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो डेल्टा जी नॉट बढ़ेगा, अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो गया तो ऑक्साइड अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। और टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कम होगी। बस अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो कुछ पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखो, इसमें सिंपल बोला हुआ है कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कब एक दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं। तो तुम्हें पहले ही बताया था ग्राफ में कि देखो ए पॉइंट से पहले मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 क्योंकि वो नीचे है, उसका डेल्टा जी नॉट ज्यादा नेगेटिव है, और ए पॉइंट के बाद एल्युमिनियम कैन रिड्यूस MgO, ठीक है ना। तो तुम रिएक्शन लिख सकते हो जैसे हमने ये रिएक्शन लिखा है, ठीक है ना। ये रिएक्शन जैसा लिखा है ना वैसे ही तुम लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है बट हम यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि अनइकोनॉमिकल है, ठीक है ना, जस्ट इकोनॉमिक्स, पैसे का मैटर है। नेक्स्ट, व्हाई इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इजियर। ये देखो, मेटल ऑक्साइड इजियर इफ द मेटल फॉर्म्ड इज इन लिक्विड स्टेट। तुम्हें बताया था कि अगर मेटल लिक्विड में बने या फिर गैस में बने तो रिडक्शन इजियर होता है। क्यों, क्योंकि एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, और डेल्टा एस अगर बढ़ेगा तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू विल डिक्रीज, इट विल बी मोर नेगेटिव। फ्रॉम विच इक्वेशन, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो देखो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी चालाकी की है, डेल्टा जी नॉट नहीं लिखा हुआ, -ln/kp लिखा हुआ है। तो तुम्हें बोला था कि डेल्टा जी नॉट के जगह पे वी कैन राइट -RT/ln/k, ठीक है ना, तो सेम ही चीज है। अब देखो इसमें टिल 1200 केल्विन, 1200 केल्विन पे क्या होगा, C का लाइन नीचे है, MO का लाइन ऊपर है, दैट मीन्स कार्बन कैन रिड्यूस MO। तो ये ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन, कार्बन कैन रिड्यूस MO टू मेटल लेस देन 1200। उसके बाद क्या होगा, मेटल का लाइन नीचे है तो M कैन रिड्यूस CO। देन एलिंगम डायग्राम
कि इसके बारे में नहीं बताता। नॉट करेक्ट लिखा हो ना, इसको अंडरलाइन किया करो वरना गलती हो जाएगा, ठीक है ना। काइनेटिक्स के बारे में नहीं बताता, ठीक है। अब देखो, कार्बन कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम, मतलब कार्बन मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो कार्बन का लाइन था ऊपर और मैग्नीशियम का था सबसे नीचे, तो कार्बन तो नहीं रिड्यूस कर सकता है। देन व्हाट कैन बी द रीजन, इट विल फॉर्म कार्बाइड्स, ठीक है। Mg2C3 बनता है जिसको आप एस ब्लॉक में पढ़ते हो। कार्बाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर में डालने से डिफरेंट गैसेस आर इवॉल्व, इस केस में प्रोपाइन, एल्यूमिनियम कार्बाइड के केस में मीथेन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप एस ब्लॉक पढ़ना। फिर इस क्वेश्चन में भी आओ, आप कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो खुद से कर लेना। डन। अब देखो जैसे इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोप डाउनवर्ड, नीचे कौन सा ग्राफ जाता था बताओ, जिसमें एंट्रोपी बढ़ती थी। डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। किसमें एंट्रोपी बढ़ा है, देखो कार्बन तो सॉलिड हुआ, हाफ मोल गैस है, इधर 1 मोल गैस है, तो हाफ मोल गैस से 1 मोल अगर गैस हुआ तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ कहां जाएगा, नीचे। इसमें देखो ये 1 मोल गैस या हाफ मोल गैस, मतलब रिएक्टेंट साइड में कितना हुआ 3/2 और प्रोडक्ट साइड में कितना हुआ 1, तो गैसियस मोल क्या हो गया, कम हो गया, तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, तो लाइन कहां जाएगा, ऊपर। समझ आ गया। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो रिवाइज कर लेना, जहां प्रॉब्लम हो वहां पॉज करके एक बार देख लेना कि क्या बोला, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको एक बार लिख करके एनालिसिस करने की कोशिश करना कि क्या हो रहा है। होप आपके सारे डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। आपको जो भी डाउट्स हो आप पोस्ट कर सकते हो ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड ऑन द वेबसाइट विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। थैंक्स।